जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसे जैसे नीट का एग्जाम पास आता जा रहा है, हमारी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। आप बोलेंगे कि सर टेंशन आपके बहुत ज़्यादा तेज होती जा रही है कि कैसा रहेगा एग्जाम, कैसे वो प्रिपरेशन करें। तो मैं आपको बोलूँगा सबसे पहले तो आप अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने ऊपर अपनी तैयारी पर भरोसा रखें कि आपने पिछले साल 2 साल में जो भी तैयारी की है वो नीट के लिए बहुत अच्छी तैयारी है। अपने आप को रिलैक्स रखें। जितना आप रिलैक्स रहेंगे, जितना आप माइंड को शांत रखेंगे, उतना अच्छी आप बचे हुए दिनों में प्रिपरेशन कर पाएंगे, अपनी तैयारी कर पाएंगे और नीट का जो आपका एग्जाम है, जो पेपर है, वो आप उतने अच्छे से दे पाएंगे। जैसा कि आप सभी लोगों के साथ हम लास्ट टाइम की जो अंतिम समय में जो हमारी तैयारियों की क्या रणनीतियां होनी चाहिए, स्पेशली ऐसे बच्चों के लिए जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है बट ठीक ठीक है, और लास्ट के जो बचे हुए 10-12 दिन जो हैं हमारे पास, उनमें हम अपनी जो आखिरी, जो आप कह सकते हैं कि अपना आखिरी एफर्ट डाल के हम उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि जो फाइनल हमारी जो रणनीति होगी, फाइनल स्ट्रेटेजी जो होगी कि लास्ट के 12 दिनों में हम अपने भौतिक रसायन पे किस तरीके से अपने फोकस करना है कि कम समय में हम बहुत अच्छा रिजल्ट अपने ला सकें। तो थोड़ा सा मैं अगर हम आइडिया करेंगे कि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो चैप्टर वाइज अगर हम बोलें कि जो कैसे कैसे वेटेज है, कितना अध्याय का आपको कितने क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं, जो एवरेज है, औसत कितने प्रश्न हर साल इसमें आते जा रहे हैं। अगर हम देखें तो भौतिक रसायन की अगर हम देखेंगे एवरेज देखें तो हर साल 15 से 17 क्वेश्चंस का एवरेज औसत आते हैं क्वेश्चंस। जो टोटल 45 क्वेश्चन जो प्रश्न आने वाले हैं हमारे, उसमें से आप ये देखिए लगभग 15 से 17 जो प्रश्न हैं वो आपके भौतिक रसायन से आने वाले हैं। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे, अगर हम यहाँ पे अपने अध्याय काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अगर हम 8 अध्याय की बात करें तो लगभग अगर हम बात करें 15-17 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, तो हर अध्याय पे जो प्रश्न की संख्या है, औसत संख्या है, वो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन की आ रही है। अब अगर हम देखें जैसे कि पहला हमारा जो अध्याय रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, इसमें लगभग 2 क्वेश्चन हमें हर साल आ रहे हैं। किस पर्टिकुलर आप बोल सकते हैं कि टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस करना है, जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, वो अभी हम चैप्टर वाइज देखेंगे। अभी हम जस्ट हम मोटी मोटी बातें करें तो जो हमारा दूसरा अध्याय है परमाणु की संरचना, उससे भी एवरेज 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैं बोलूंगा ये वो चैप्टर में से एक है जिनको पढ़ के जाने पे जो हमारा प्रश्न है उसकी श्योरिटी बहुत ज्यादा होती है कि इसके प्रश्न तो हमसे बन ही जाएंगे। इसके बाद हम बात करें ऊष्मागतिकी, जो कि एक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर में आप बोलते हैं कि सर काफी बड़ा होने के बावजूद भी क्वेश्चन की जो आप बोलेंगे औसत प्रश्न जो आ रहे हैं वो लगभग 2 आ रहे हैं। तो इसमें से कौन कौन से स्पेशल टॉपिक हैं जिन पे हमें ज्यादा फोकस करना है, ताकि हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा आउटपुट हम निकाल पाए। साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम की हम बात करें, अगर हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, रासायनिक और आयनिक, इसमें लगभग आप ये देखिए 2 से 3 क्वेश्चन हमारे पास, 3 क्वेश्चन का अगर हम देखें एवरेज आ रहा है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ लगभग 3 क्वेश्चन आता है। एंड मोटा मोटा देखें तो रासायनिक की अगर हम बात करें तो रासायनिक से 1 क्वेश्चन और आयनिक से लगभग 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। रिडॉक्स की बात करें हम, ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रियाओं की बात करें, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये, और इससे 1 क्वेश्चन जनरली आ जाता है और ये भी आसान क्वेश्चन आता है। तो मैं इसको भी बोलूंगा कि ये मेरा जो गो टू है ना, इसमें आप बोलेंगे कि इस चैप्टर को तो मुझे बहुत अच्छे से करके जाना ही है, बिकॉज ये छोटा सा चैप्टर है और 1 क्वेश्चन लगभग मुझे दे के जाता है। अगर हम सोल्यूशन की बात करें, विलयन की बात करें, तो विलयन भी एक आसान चैप्टर्स में से काउंट होता है और इससे भी एवरेज 2 क्वेश्चन आपको बड़े प्यार से मिलते हैं। विद्युत रसायन की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होता है और इसको 3 पार्ट में अगर हम देखा जाए तो 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, जिसका एक पार्ट तो बहुत ही आसान है, जिसको हम बोलते हैं कोलरॉस लॉ वाला, और उससे श्योरिटी से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको भी हम 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे और हम देखेंगे कौन सा वाला पोर्शन जो है हमारा बहुत अच्छा है, उस पर ज्यादा फोकस करना है, जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो उसको भी अभी हम देखेंगे चैप्टर वाइज। एंड आखिरी हम बात करेंगे रासायनिक गतिकी, अगेन एक बहुत ही आसान चैप्टर है जिससे लगभग 2 क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं। तो अगर हम ये देखें कि हमने एक औसत देखा कि हर चैप्टर से कितने प्रश्न आ रहे हैं, अब हम थोड़ा सा डिटेल में बातें करेंगे कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे हम इन अध्यायों पे फोकस करने वाले हैं, कौन से पोर्शन, कौन से टॉपिक्स पे हमारा ज्यादा ध्यान रहने वाला है, या किन टॉपिक्स पे हम थोड़ा सा कम ध्यान देके भी आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, अगर आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी है, आप बोलते हो कि सर मैं फुल मार्क्स की तरफ 180 में से 160 170 की अगर मैं तैयारी कर रहा हूं कि हाँ मैं आज की डेट में 160 170 क्रॉस कर रहा हूं, तो आपको तो एक एक लाइन, एनसीईआरटी के एक एक लाइन पे फोकस करना है, हमें एक एक टाइप पे फोकस करना है। क्वेश्चन के जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मैं इस पूरे वीडियो में आपको कई बार इस बात पे फोकस करूंगा कि जो नीट के आपके प्रश्न हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, उनको मुझे कई बार करने हैं। कोई भी चैप्टर आप कंप्लीट करें, कोई भी चैप्टर आप रिवाइज करें, हम ये मेक श्योर करें कि नीट के पीवाईक्यूज हमसे जरूर सॉल्व हुए हों। हमने सारे के सारे क्वेश्चन
जो प्रश्न है वो जरूर सॉल्व किए हों, तो हर चैप्टर के लास्ट के एटलीस्ट कम से कम 5 से 10 सालों के प्रश्न हमने सारे के सारे अटेम्प्ट किए होने चाहिए, तभी हम उस चैप्टर को कंप्लीट मानेंगे। अगर हम अपने रसायन विज्ञान की बात करें तो हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कार्बनिक ऑर्गेनिक वाला जो है, और भौतिकी रसायन की बात करें तो देखिए लगभग आप बोलेंगे 15, 16, 17 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। अगर हम अकार्बनिक की बात करें, क्योंकि सिलेबस काफी रिड्यूस हो गया है, काफी कम हो गया है, उसका पोर्शन भी कम हो गया है, तो आप बोलते हैं कि उससे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो भी आप बोल देंगे 15 से थोड़े कम हो गए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो चैप्टर्स हैं उसके हिसाब से इसका भी वेटेज अच्छा है। हमारा मेन फोकस इस वीडियो में रहने वाला है अपना भौतिक रसायन पे। तो सबसे पहले हम ओवरऑल स्ट्रेटेजी की बात करें, ओवरऑल हमारी क्या रणनीति रहेगी, हम उस पर अगर फोकस करेंगे तो अगर हम देखेंगे कि सभी अध्यायों में सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले सूत्रों की समीक्षा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोलूंगा। मेरे 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि सर नीट के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, जो पिछले सालों के जो प्रश्न हैं, कम से कम 5 से 10 सालों के प्रश्न जो हैं उनको सबको लगा के जाना है। एक दूसरा, भौतिक रसायन की बात करें तो इसमें फॉर्मूला बेस्ड जो प्रश्न आते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं। तो अगर हम अपने पूरे चैप्टर की, हमेशा जो चैप्टर हम तैयार करें, सबसे पहले आप हर चैप्टर का आप 1 पेज समरी जरूर बना लें। अगर हम उस पर समीक्षा करें और वो सारे इंपॉर्टेंट आपके जो फॉर्मूला है वो 1 पेज पर लिख लें सारे के सारे। ये ध्यान रखिए, जो लास्ट मिनट हमको रिवीजन करना है, जो आखिरी दिन होगा, हम कैसे रिवाइज करेंगे, तो सर वो आपके जो आपने पूरे फॉर्मूला बना रखे होंगे 1-1 पेज में आपने हर चैप्टर के, वो हमारे बहुत काम आने वाले हैं। और सिर्फ फॉर्मूला इस तरीके से लिखें, उस फॉर्मूले में जो भी आपके पद हैं, टर्म्स हैं, वो उनका मतलब क्या है, उनके मायने क्या है, वो हमारे दिमाग में क्लियर होने चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जो भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट करने के बाद उसके जो इंपॉर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो एक जगह इकट्ठे होने चाहिए। तो अगर मैं बात करूं 8 चैप्टर हैं हमारे, अगर भौतिक रसायन में 8 अध्याय हैं, तो 8 चैप्टर के आपके जो फॉर्मूला है 2-2 पेज या 1-1 पेज पे वो आपके सामने होने चाहिए आप, ताकि लास्ट टाइम पे उन फॉर्मूलाज पे ध्यान रखेंगे, उनको रिवाइज करेंगे, मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे। क्योंकि नीट का जो पेपर होता है, जो प्रश्न आते हैं वो बहुत टफ नहीं आते हैं, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं अगर हम भौतिकी रसायन की बात करें तो अगर हमें फॉर्मूला अच्छे से पता होगा, फॉर्मूले में हमें जो टर्म्स यूज हो रहे हैं, जो पद यूज हो रहे हैं, उनके अच्छे से मायने पता होंगे, तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन सीधा सीधा हमें से हो जाता है। बट हमसे कई बार क्या होता है, फॉर्मूला ही हम भूल जाते हैं। तो फॉर्मूला जो है वो हमें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, और उसके लिए आपको क्या बनना है कि जो 1 पेज समरी है, आप 1 पेज पे सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनको जरूर लिखिएगा। यहां पे अगर हम बात करें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, तो यस, अगर हमें अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, अगर आपको लगता है कि चैप्टर मेरा बहुत अच्छा हो गया है, मैं और अच्छे क्वेश्चंस करना चाहता हूं, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 1-1 क्वेश्चंस को, 1-1 प्रश्न को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। इसमें हमें बस ये ध्यान रखना है कि जिसमें आपकी जो कैलकुलेशन है, जिसमें आपको बहुत सारा गुणा भाग लगाना पड़ रहा है, उन प्रश्नों को छोड़ सकते हैं, जो लंबे प्रश्न हैं उनको छोड़ सकते हैं। बाकी जितने भी सैद्धांतिक प्रश्न हैं उन पे हमारा फोकस बहुत ज्यादा रहना चाहिए, उन पे हमारा ध्यान बहुत ज्यादा रहना चाहिए। तो जो आप कह सकते हो कि सैद्धांतिक प्रश्न है वो मुझे नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि नीट का पेपर, मैं बार बार आपको बोला हूं, नीट का पेपर बहुत आसान आता है। बस ये है कि नीट के पेपर में आपकी जो एक्यूरेसी है, कि कितना सटीक आप प्रश्न का आंसर दे रहे हैं, गलतियां कितनी कम कर रहे हैं, वो आपकी रैंक को इंप्रूव करने वाला है। और वो गलतियां कब कम होंगी, जब हमारा मन, हमारा चित्त जो है वो शांत होगा, आप कहेंगे रिलैक्स्ड होगा, और हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो है, जो आप बोल सकते हैं कि एकाग्रचित्ता जो है वो बहुत ज्यादा होगी। हम बड़े आराम से फोकस होकर अपना पेपर दे रहे होंगे, प्लस बचे हुए 10-12 जो दिन है, उन 10-12 दिनों में भी हम फोकस्ड होकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एनसीईआरटी के जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं, हल्के हुए सवाल होते हैं, आप बोलते हो कि वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि अगर आप लोग हमारे मॉड्यूल है, जो आप बोल सकते हो कि जो हमारी बुकलेट है, उनके लेवल 1 के क्वेश्चंस आप कर लोगे, तो उसमें जनरली हमारे जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं, जितने भी हल्के हुए सवाल होते हैं, वो उसमें होते हैं। तो आपको लेवल 1 की प्रैक्टिस करके जरूर जानी है। कोई भी चैप्टर केवल पढ़ के जाने से आपका भौतिक रसायन में फायदा नहीं होने वाला। आप एक चैप्टर कम कीजिए, बट जितने चैप्टर कीजिए उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ये चीज आप ध्यान रखिए, भौतिक रसायन में आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, उतने आपके उस अध्याय के जो प्रश्न हैं उनके बनने के आपके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। आपने कहा सर सबसे इंपॉर्टेंट, बार बार वही बात आ रही है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कि यहाँ पर आपने कहा नीट के जो पिछले साल के प्रश्न हैं, मैंने कहा बार बार मैं इस चीज पे फोकस करूंगा, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। ये जो समीक्षा आप करनी है, सारे आपके जो भी सूत्र हैं, सूत्रों की जो आपकी सूची बनेगी, वो सूची आपकी हर चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी चैप्टर अगर आप कर रहे हो, तो पहले उसके नीट के आपके जो पिछले 10 सालों के 5 सालों के क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न हैं, उनको आपको जरूर करना है, तभी आप वो चैप्टर को आप मानिए कि हाँ मेरा चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट है।
तो ये दो चीजों पे आपको फोकस बहुत ज्यादा करना है, इन चीजों के देखें। नाउ अगर हम एक एक अध्याय पे फोकस करें तो सबसे पहला अध्याय अगर हम बात करते हैं रसायन शास्त्र के कुछ बुनियादी सिद्धांत, इसमें सबसे ज्यादा आप बोलते हो कि सर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है मोल वाला जो आपका कंसेप्ट है, ठीक है। तो जो मोल अवधारणा और मोलर मास पे इस पे क्वेश्चन जब जनरली बनता है। सांद्रता पद वेरी इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये दो जगह यूज होता है। ये आपका जो आपका विलयन वाला जो अध्याय है उसमें है, और आपने कहा कि सर इस पहले अध्याय में, इन दोनों में से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आ ही जाता है। अब इसमें जो सांद्रता पद है इसमें सबसे ज्यादा मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन सबसे ज्यादा आपके जो ये इंपॉर्टेंट है वो ये है। तो आपको इन पे फोकस करना है। इनका आपस में कन्वर्जन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से कम आते हैं, लेकिन आपने कहा कि सर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर से आपका कहते हैं घुमाने की कोशिश करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप बोलते हैं कि सैद्धांतिक क्वेश्चन जो है वो काफी बनते हैं। आपने कहा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, प्रतिशत संगठन, और एम्पेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र जो है इस पे भी क्वेश्चन जनरली आता है। एंड स्टोइक्योमेट्री, रस समीकरण, आप बोलेंगे कि सर इससे एक क्वेश्चन जनरली बनता है। आप बोलते हो कि सर सबसे ज्यादा फिर चांसेस इन दोनों मिला के इनमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन आ जाता है। तो आप बोले कि ये क्वेश्चन तो मेरी तरफ से आप ये मान के चलिए कि आना ही आना है। इसमें जनरली लिमिटिंग रीजेंट वगैरह जो आपको फाइंड आउट करना होता है, निकालना होता है, उस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन जनरली बन रहे होते हैं। तो ये वाला पोर्शन है, इसमें भी आप बहुत डिटेल्ड वाले पे मत जाइए, है ना। आप बोलते हो जैसे दहन अभिक्रिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कहा जो भी कंबशन वाली रिएक्शन है उसको जरूर कर ले, वो बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, कई बार पूछा जाता है। तो जो दहन अभिक्रियाएं हैं उनको आप जरूर करके चलिए। इसमें बैलेंसिंग के क्वेश्चन जो होते हैं लिमिटिंग रिजेंट वगैरह के बेसिस पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, वो इसमें आ जाते हैं। इन पे आप अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है लास्ट मोमेंट पे, अगर आप इंपॉर्टेंट वाले जो टॉपिक्स हैं उन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। इन टॉपिक्स पे आप थोड़ा कम भी फोकस कर सकते हैं। जैसे आपने कहा पदार्थ के गुण, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं इसमें, रासायनिक संयोजन के नियम, जो केमिकल कॉम्बिनेशंस के जो लॉ हैं, और आप बोलते हो कि सार्थक सिग्निफिकेंट फिगर्स या ये सब, इन पे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस जो हैं वो थोड़ा कम रहते हैं। तो आप बोलते हैं इस चैप्टर को अगर आपको करना है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट अगर करना है कि आपको जल्दी कम समय में आप इस चैप्टर को करना चाहते हैं, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनके क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस, इनके फॉर्मूले जरूर करेंगे, इनके सूत्रों को एक साथ लिखेंगे, इनके आप पिछले साल के क्वेश्चंस लगाएंगे और लेवल 1 के क्वेश्चंस आप लगाएंगे, तो आपका काम बन जाएगा। इसके बाद आप बोलेंगे सर ये वो चैप्टर है, ध्यान रखिएगा, जो आपको शॉर्ट 2 क्वेश्चन देके जा सकता है। देखिए मैं आपको बताऊंगा ये उन आसान चैप्टर्स में से जिनको आपको छोड़ना ही नहीं है। आपको खुद डिसाइड करना है कि देखो ये चैप्टर मुझे कम आता है, ये ज्यादा आता है, ये तो आप डिसाइड करेंगे। लेकिन कुछ चैप्टर जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, ये चैप्टर आसान है, इनसे क्वेश्चन श्योरिटी से आएगा। और ये ऐसे चैप्टर है कि अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान लगा के इन चैप्टर्स को पढ़ा होगा, इन अध्यायों को कंप्लीट किया होगा, इनसे आपके प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। और इस चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्लियर है। और उसमें भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है परमाणु का क्वांटम यांत्रिक मॉडल। क्वांटम नंबर वाले जो प्रश्न हैं, आप बोलेंगे सर गारंटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। क्वांटम संख्याएं, इलेक्ट्रॉनिक संरचना, ऑर्बिटल्स, इस पे श्योरिटी से एक क्वेश्चन आएगा। छोटा सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर आप ढंग से कर लोगे, मैं कहता हूं गारंटेड एक क्वेश्चन आपको नीट में मिलने वाला है। सॉरी। इसके बाद आप बोलेंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो बोर मॉडल है और उसका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, जनरली इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये वो टॉपिक है जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपने अगर हम यहाँ पे बात करें तो डी ब्रोगली सिद्धांत थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, बेसिक नॉलेज भी काम आएगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का केमिस्ट्री वाले में आप बोलेंगे, रसायन विज्ञान में थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट कम है। आप उसे भौतिकी विज्ञान में अगर जाके पढ़ेंगे आप, है ना, तो आप भौतिकी में आप जाके पढ़ेंगे तो आप बोलोगे कि सर वहां पे इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो वहां तो पूरा एक अध्याय के फॉर्म में आता है, तो वहां इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो अगर आपने वो वाला भी कर लिया तो ये अपने आप कवर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज, परमाणु के बोर मॉडल के विकास का वर्णन, ये वो ऐसे टॉपिक हैं जिनसे जनरली क्वेश्चन पूछे कम जाते हैं। अगला चैप्टर अगर हम बढ़े, ताप गतिकी, एक बड़ा चैप्टर है। इसमें मैं आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताना चाहता हूं जिसमें से क्वेश्चन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इसमें आप अगर हम बात करेंगे तो सर पहला नियम, और आपने कहा कि सर आंतरिक ऊर्जा, ये जो आपका पहले नियम का जो आपका सूत्र है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सबसे ज्यादा आप बोलोगे अगर कार्य पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो समतापीय प्रक्रिया पे ही ज्यादा पूछे जाते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस के ही वर्क डन ज्यादा पूछे जाते हैं। जो तापीय प्रक्रिया है उनके कार्य पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। दूसरा आपने कहा ऊष्मा रसायन, मैं कहता हूं ये बहुत ही आसान टॉपिक है। इसका
आप पूरा आपने कहा कि ऊष्मागतिकी में सब छोड़ सकते हैं, बट आप बोलेंगे इसका क्वेश्चन 110% क्वेश्चन आना ही आना है। ऊष्मा रसायन में 2-4 तरीके की जो ऊष्माएं हैं और उनके जो प्रश्न हैं, किस तरीके के रिएक्शंस कैसे लिखे जाते हैं, अभिक्रियाएं कैसे लिखी जाती हैं, उनके जो प्रश्न कैसे आ रहे हैं, अगर आप ढंग से थोड़े से प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ी चीजें याद कर लेंगे, तो आप बोलेंगे इसका प्रश्न आपसे बन जाता है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस, एंट्रोपी और गिब्स मुक्त ऊर्जा, ये दो चीज हैं, इनका स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला और इनकी बेसिक आप बोल सकते हो जो आपकी डेफिनेशन है वो जरूर आप याद रखेंगे। एक एक फॉर्मूला इनका जो इंपॉर्टेंट है वो, और आप बोलते हो कि इनकी बेसिक डेफिनेशन, बहुत डिटेल में हमको इनको नहीं पढ़ना है, इस पे क्वेश्चन अगर आता है तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप बोलते हो ये जो टॉपिक आपके सामने बहुटॉपिक प्रक्रियाएं हैं, रुद्धोष्म प्रक्रियाएं के कार्य जो हैं और ऊष्मा के प्रकार, ये ऐसे कुछ टॉपिक हैं जिनसे फ्रीक्वेंटली अगर देखा जाए रिसेंटली तो कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो हम इन पे छोड़ सकते हैं। अगर मेरे को पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि लास्ट मोमेंट पे ये चैप्टर कवर करना है तो, और अगर मैं 160 170 प्लस सोच रहा हूं तो मुझे ये वाले टॉपिक पे भी फोकस करना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है लेकिन जीरो नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साम्यावस्था को हम दो पार्ट में, जैसे हम बोलते हैं रसायन और आयनिक, हम डिवाइड करते हैं। जनरली रसायन वाले पार्ट से एक आता है जो कि बहुत आसान क्वेश्चन होता है, तो अगर किसी को इस चैप्टर से डर लगता है साम्यावस्था से, तो मैं कहता हूं रसायन वाला जो पार्ट है, आप बोल सकते हो कि जो केमिकल वाला है ना, एक आयनिक है और एक केमिकल वाला, राइट। आपने कहा कि सर आपको रासायनिक वाला जो है वो बिल्कुल करके जाना है, उससे एक गारंटेड क्वेश्चन आएगा और वो बहुत आसान क्वेश्चन आता है जो कि जनरली इन 3 टॉपिक में से ही पूछा जाता है, राइट। आप बोलोगे साम्यावस्था स्थिरांक जो कांस्टेंट पे क्वेश्चन होता है, केपी और केसी के रिलेशन पे कांस्टेंट होता है, और ली सेटेलियर का जो अपन ली चैटेलियर की तरह प्रोनाउंस करते हैं, है ना, तो ली सेटेलियर का जो सिद्धांत है, इनसे एक क्वेश्चन श्योरिटी से आ जाता है और वो प्रश्न ऐसा आता है जो जनरली हमसे बन जाता है। बेसिक पीएच और पीओएच की जो गणनाएं हम करते हैं उस पे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। इनके जो सीधे सीधे आपके सूत्र हैं, मैंने आपको बोला इस चैप्टर के भी सूत्र आप एक पेज पर लिखेंगे, उन सूत्रों को आप उनके मायनों के साथ अगर याद रखेंगे तो आपसे प्रश्न बहुत अच्छे से आराम से बन जाएगा। क्लियर है। आपने कहा ओस्टवर्ल्ड का तनुता नियम, सामान्य आयन प्रभाव और विलेयता, एक ये सामान्य विलेयता सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, राइट। जो विलेयता उत्पाद है ये भी एक आसान टॉपिक है और इससे भी फ्रीक्वेंटली हम देखेंगे कि प्रश्न बनता आ रहा है, तो ये ऐसे टॉपिक हम बोलते हैं। ये वाला टॉपिक बहुत आसान टॉपिक में मैं काउंट करता हूं। ये जो 3 टॉपिक हैं ये भी बहुत आसान है, तो अगर आपको डर लगे इस चैप्टर से तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये 3 टॉपिक और ये टॉपिक तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इन पे आप बोलोगे तैयार होके जाइए और हो सकता है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको इन पे मिल जाएं। तो मैं आपको वो भी बता दूं जो बहुत आसान टॉपिक है जो आप आखिरी समय पे भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी नहीं की है और आखिरी समय पे आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाऊं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेटर कर पाऊं, तो आप बोलते हो कि सर ये वो स्मॉल सिंपल टॉपिक हैं जिनको मैं तैयार करके जाऊं और जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस और श्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन पे हम थोड़ा सा कम ध्यान दें तो भी काम चल जाएगा। मैं फिर कहूँगा, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनकी तैयारी जो है वो एवरेज चल रही है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वो 10 दिनों में बहुत अच्छा करना चाहते हो। मैं फिर कह रहा हूँ, ये 10 दिन जो आपके पास बच रहे हैं, 10-12 दिन, अगर आपने ये भी बहुत अच्छे से दे दिए तो आप सडनली अपने नीट के जो आपका मार्क्स हैं, जो स्कोर है, उनमें एकदम से आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखेंगे आप। ठीक है, जैसे आपने कहा अम्ल और क्षार जो परिभाषाएं हैं, बफर विलयन, इसका आप बोल सकते हैं केवल कंसेप्चुअल पार्ट इस पर ध्यान दें, इससे न्यूमेरिकल आने के जो आपके चांसेस हैं वो कम होते हैं। इसमें है ना लवण जल अपघटन, आपने कहा कि सर औद्योगिक प्रक्रियाएं और ग्राफ और व्युत्पत्तियां, इन पे जो प्रश्न है वो आजकल थोड़े से कम पूछे जा रहे हैं। अगले अध्याय की तरफ अगर हम बढ़े, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, मैंने कहा एक बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें एक क्वेश्चन हमको जनरली मिल जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर आपको सभी की ऑक्सीकरण और अपचयन जो संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या है और ये रेडॉक्स बेसिक रिएक्शन है। ऑक्सीकरण संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो हमें सबकी याद होनी चाहिए, सबकी निकालनी आनी चाहिए। जो आपने कंपाउंड, जो भी यौगिक हमने पढ़ रखे हैं, जो भी एलिमेंट्स हमने पढ़ रखे होते हैं, उन सब का आपको ऑक्सीकरण संख्या आपको याद होनी चाहिए, या फिर उनको कैसे निकाला जा सकता है, यौगिकों में कैसे निकाल के आना है वो आपको आना चाहिए। ये आपको इस चैप्टर के अलावा भी कई जगह पे यूज हो रही होती है। इसलिए रेडॉक्स समीकरण का संतुलन जो आपकी बैलेंसिंग है, उसको भी हम बोल सकते हैं कि सर उस पर भी क्वेश्चन बनता है। विषमताएं, अभिक्रियाएं और रेडॉक्स अनुमापन, जो टाइट्रेशन वाला पार्ट है, जो प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। रेडॉक्स अनुमापन, इसमें जनरली पोटेशियम परमैंगनेट और K2Cr2O7 उस पर फोकस करते हैं हम।
और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो होती हैं उन पे हम बोलते हैं विषमता अभिक्रियाएं हैं, उन पे थोड़ा हमारा फोकस ज्यादा रहता है। जो आजकल का जो ट्रेंड है वो इन टॉपिक पे क्वेश्चन जनरली पूछा जा रहा है। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिन पे रिसेंटली जो क्वेश्चन हैं उनके पूछे जाने की जो संभावनाएं हैं वो थोड़ा सा कम है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। विलियन अगेन एक ऐसा चैप्टर जो शॉर्ट आपको नंबर दे के जाएगा। मैंने आपको बोला परमाणु संरचना एक ऐसा चैप्टर है जो आपको शॉर्ट नंबर दे के जाएगा अगर आपने थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा। ऐसे विलियन करके एक जो ये चैप्टर है, ये जो अध्याय है, ये आपको शॉर्ट दे के जाएगा अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है बेसिकली संख्यात्मक गुणधर्म। इससे क्वेश्चन आप ये मान के चलिए कि आता ही आता है। इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। विलियन के प्रकार, राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम। आजकल हेनरी नियम पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके आते हैं, सैद्धांतिक क्वेश्चन काफी आ रहे हैं इस वाले पे। और आदर्श और अनादर्श विलियन जो है, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है, उन पे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये मान के चलिए कि ये वाले जो टॉपिक हैं, और आपको पहले भी बोला है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, सांद्रता पद जो हमने बोला है, पहले वाले चैप्टर में भी बोला था कि एक क्वेश्चन जनरली इससे आता ही आता है। अब आप उसको इधर काउंट कर लीजिए या पहले चैप्टर में काउंट कर लीजिए, वो आपके ऊपर है, पर एक क्वेश्चन हमें मिलता ही मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको इस वाले चैप्टर में बता दिए हैं। इसके अलावा जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट हैं वो चैप्टर आपके सामने टॉपिक लिखे हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलयन का तनुकरण और मिश्रण। इसमें अगर हम बात करें जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें हेनरीज लॉ ही मेनली हमारा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी अणुसंख्यक गुणधर्मों के अनुप्रयोग ये ऐसे हैं जिन पे आजकल थोड़े कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वैद्युत रसायन की अगर हम बात करें, एक बड़ा चैप्टर है जिसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं फिर बोलूंगा, मैं हर चैप्टर का वो पार्ट जिस पे आपको फोकस करना है, जिसको आपको छोड़ के नहीं जाना है। भले ही आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार नहीं हो, बट आपको उस पार्ट पे फोकस करना है, और वो है यहाँ पे बेसिकली कोलरॉस का नियम। इसमें आप बोलते हो कि चालकता और विशिष्ट चालकता का जो आपका बेसिकली जो ग्राफ है, उस ग्राफ पे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, या उस पे एक न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो ये आप मान के चलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि इस पे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और आसान है। मैं सिर्फ ऐसे फोकस करने के लिए ज्यादा बोला हूं जो आसान है और जिनसे क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा और श्योरिटी से आने के चांसेस हैं। तो ऐसे बच्चे जिनका केमिस्ट्री आप कह सकते हो, जो रसायन विज्ञान है, जो थोड़ा सा आपका बोलते हो कि थोड़ा हल्का है, बहुत अच्छा नहीं कर पाया, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक में बीच में मार्क कर रहा हूं, इनको तो आपको छोड़ के नहीं जाना है। इनको अगर आप कर लोगे तो भी आप ये देखोगे कि आपके क्वेश्चन जो आपके मार्क्स हैं वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा मिल सकते हैं। इसके अलावा आप बोलोगे वैद्युत रासायनिक सेल है, ईएमएफ की गणना, इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर ऑक्सीकारक और अपचय, ये एक है जो अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें आपको ये बताना कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, इस पे इसकी पहचान करना। नर्स का जो समीकरण है इस पे भी एक क्वेश्चन जनरली मिल रहा होता है। तो आप देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे ऑलमोस्ट श्योर है, एक क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे इन दोनों को मिला के श्योरिटी से एक क्वेश्चन मिल रहा होता है। बाकी आप बोलेंगे या तो वैद्युत अपघटन जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोल रहे होते हैं, या ऊपर आप बोलते हैं कि सर इससे क्वेश्चन बन सकता है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आजकल थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है, कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपने कहा व्यावसायिक वैद्युत रासायनिक सेल जो कमर्शियल सेल हैं, आपने कहा संचालन कोरोजन की बात कर रहे हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा और ईएमएफ के साथ संबंध, ये जो आपका फॉर्मूला है इस पे बेस आजकल थोड़े से कम प्रश्न पूछे जाते हैं, और साम्यावस्था स्थिरांक और मानक ईएमएफ है ना, इनके जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है वो थोड़े कम पूछे जा रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपको पूछे जा रहे हैं उसमें मैंने मार्क कर दिया कि ऑलमोस्ट श्योर क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ से मिल रहे होते हैं। अगेन रासायनिक गतिकी की बात करें, अगेन एक ऐसा टॉपिक जो आपको श्योरिटी से क्वेश्चन दे के जाएगा, बिल्कुल श्योरिटी से क्वेश्चन दे के जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं सर, बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ा सा आप अच्छे से समय देंगे तो आपका कम समय में तैयार होने वाला चैप्टर है। आप इसके जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी आपके सूत्र हैं, उनकी एक सूची जरूर बनाएं, उनको रिवाइज करें, टाइम टू टाइम बार बार रिवाइज करें, और उसके बेसिस आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन सकते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपने कहा आज की डेट में श्योरिटी है कि इससे एक क्वेश्चन तो मिलने वाला है, वो है बेसिकली आरएनए समीकरण और अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। आप बोलते हो ये दो ऐसा टॉपिक है जिससे श्योरिटी से एक क्वेश्चन हमको मिल ही रहा है, और कभी कभी इसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, और ये आसान है। मैं फिर कहूंगा आसान है, तो इस पे तो फोकस करना ही करना है, इसको हम कैसे भी छोड़ के नहीं जा सकते। इसके अलावा अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, आपने कहा कि सर समाकलित दर समीकरण, इनकी बात करें हम तो आपने कहा कि सर इसमें से ये वाला इंपॉर्टेंट होता है जिसमें आपको बेसिकली अर्ध आयु वगैरह निकालना है ना,
50% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, 80% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, हाफ लाइफ मतलब अर्ध आयु निकालने में कितना समय लगेगा, अर्ध आयु कितनी है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे जो है शून्य कोटि और प्रथम कोटि की जो अभिक्रियाएं हैं उनको पूर्णतः तैयार करके जाना है। उसके जो सूत्र हैं उनको अच्छे से अप्लाई कैसे करना है, उसके जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल कैसे बनने वाले हैं उनको हम कैसे करेंगे, वो चीज़ ध्यान रखना। इस पर जनरली न्यूमेरिकल बन जाता है और वो न्यूमेरिकल भी जनरली या तो अर्धायु निकालने को बोला जाता है या 50%, 75%, 80% कंप्लीट होने में उसे कितना समय लगने वाला है उस पर बेस क्वेश्चन आता है। तो ये एक टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर शॉर्टी से एक क्वेश्चन एट मिनिमम हो सकता है कि 2 भी मिल जाएं। तो ये वो चैप्टर है जिसमें से मैं कहता हूं कि कम समय में और श्योरिटी से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा सा अगर हमने फोकस होकर इन क्वेश्चन को सॉल्व किया तो ये उस चैप्टर में से काम होता है। तो अगर मैं इन शॉर्ट अगर सबको समराइज करने की कोशिश करूं तो परमाणु संरचना, विलयन, आपका रेडॉक्स, रासायनिक गतिकी, ये 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे आप थोड़ा सा आखिरी समय पर अगर ध्यान से करके जाएंगे तो इनके प्रश्न आपसे बनेंगे ही बनेंगे। बस इनके पिछले 10 सालों के आपके जो नीट में आए हुए प्रश्न हैं उन पे बहुत अच्छे से ध्यान है। आखिरी टाइम पे सिर्फ 2 चीजें मेन मैं आपको बार बार बोलूंगा, आपके जो सूत्रों की सूची होगी हर चैप्टर की वो, और दूसरा आपका नीट के पिछले सालों में आए हुए प्रश्न, और तीसरा अगर आप बोलूंगा तो सबसे पहले आपका काम रहना, शांत रहना, रिलैक्स रहना, पैनिक नहीं करना है किसी भी तरीके से। अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमने यहाँ पे सूचीबद्ध किया है, इन पे हमें फोकस करना है। नींद पूरी लेंगे। अगर मैं बात करूँ नीट के आखिरी दिन या एक दिन पहले आपको क्या क्या चीज़ें पे ध्यान देना है, एग्जाम से एक दिन पहले बिल्कुल शांत रहें, नींद बहुत अच्छे से लें, दिमाग को शांत रखने की कोशिश करें। एक रात पहले अगर आप बोलें कि जब आप पढ़ रहे हैं तो कोई भी हैवी, लोगों कहता है रिलैक्स करने के लिए आजकल बहुत चल रहा है कि मूवीज़ देख रहे हैं, नहीं, कोई आपको हैवी मूवीज़ नहीं देखनी है, किसी भी तरीके से ज़्यादा लोगों से बात नहीं करनी है। एग्जाम से एक दिन पहले अपने काम पे एकदम फोकस रहना है, शांत रहना है, घर वालों के साथ थोड़ी देर बैठिए, अच्छा खाना खाइए, कोई भी हैवी खाना, बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे हम लास्ट टाइम पे। नींद से बिल्कुल भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, नींद हमें पूरी तरीके से लेनी है। ध्यान रखें, घबराना नहीं है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपने ऊपर भरोसा रखेंगे, पूरे आपने जो साल 2 साल आपने पूरी मेहनत की है उस पर भरोसा रखेंगे। अदरवाइज अगर आप लास्ट टाइम पे घबरा गए तो पूरी 2 साल की मेहनत खराब हो जाती है। इसलिए जितना करके आएंगे हम बहुत अच्छा करके आएंगे। जो भी क्वेश्चन को हम अप्रोच करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। आपने कहा नींद, जैसे बोला आत्मविश्वास पूर्ण रवैया, मतलब हर प्रश्न को बहुत ही अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ सॉल्व करेंगे। एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान देंगे। क्वेश्चन मेरे 2 कम सॉल्व होंगे, प्रश्न 2 कम चलेंगे, लेकिन जो भी प्रश्न हम करेंगे बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ, श्योरिटी के साथ कि नहीं ये वाला मेरा आंसर श्योर आ रहा है, मैं उसको बढ़िया से करूंगा। पेपर में भी कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, OMR पे थोड़ा ध्यान देंगे कि पहले एक साथ OMR नहीं भरनी है। OMR आपकी हमेशा टुकड़ों में भरी जानी है। आपका जो पैटर्न आपने पिछले साल 2 साल में जो बना रखा है, पहले आप ऐसे टॉपिक जो आपको आसान लगते हैं, ऐसे सब्जेक्ट जो आपको आसान लगते हैं, जैसे जनरली मैं बच्चों का देखता हूं तो जनरली पहले वो बायो करते हैं, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स। आपका अलग हो सकता है लेकिन मोस्टली जो जनरल ट्रेंड है वो ये है। बायो के क्वेश्चन कीजिए, मैं कहता हूँ 40-50 क्वेश्चन होने के बाद OMR भर दीजिए, अगले 40-50 क्वेश्चन होने के बाद फिर से OMR भर दीजिए। केमिस्ट्री को जब आप सॉल्व करें तो केमिस्ट्री का जैसे ही पोर्शन खत्म होता है तो OMR भर दीजिए। फिजिक्स का पोर्शन खत्म होता है तो फिर एक बार OMR भर दीजिए। और पहली बार में आपको कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं लेना। आप देखिए 2 बार में कम से कम पेपर होगा। पहली बार मैं बायो से लेके पहले बायो के जितने भी आसान क्वेश्चन जो मुझे लग रहे हैं होते जा रहे हैं उनको करते जाइए। जहां पे भी आपको लगे जिनमें समय लग रहा है, जिनमें हमको डाउट आ रहा है, ऐसे प्रश्नों को आप बस गोला मार के आगे बढ़ जाइए। पहले अटेम्प्ट में हमें ऐसे प्रश्नों पर ध्यान नहीं देना है। जब आपके बायो के कंप्लीट हो गए, जब आपकी बायो की OMR भर गई है पहली बार में, आपको अभी दोबारा बायो पे नहीं जाना है। अब केमिस्ट्री में मुझे ऐसे प्रश्न ढूंढने हैं जो आपके पहली बार में आपके 110% श्योरिटी से हो रहे हैं। जिन प्रश्नों में आपको लग रहा है समय लगेगा या डाउट आ रहा है, उन प्रश्नों को आप अभी गोला मार के आगे जाएंगे। एक बार हो गया, OMR भर दिया। अगला आप फिजिक्स पे जाएंगे, समय उस फिजिक्स को भी हमें उतना ही देना है। आराम से आप सिंपल वाले क्वेश्चन से एक बार कर लेंगे और OMR भर देंगे। ये हुआ आपका पहली बार। फिर आप दोबारा से बायो से स्टार्ट करेंगे और उन क्वेश्चन को देखने जाएंगे जिसमें थोड़ा बहुत डाउट था और आपको लगता है क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस क्वेश्चन में ज्यादा समय लग रहा है, अगेन आप सेकंड अटेम्प्ट में भी उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। अब वो क्वेश्चन जिसमें से आपको थोड़ा लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा डाउट था लेकिन उन पे थोड़ा सा दोबारा करूंगा तो शायद मुझसे बन जाएंगे, इस तरीके से। और दोबारा वाले में आपको एक एक क्वेश्चन करते जाइए और OMR भरते जाइए। आखिरी टाइम पे बच्चे जो गलती करते हैं OMR फिलिंग में करते हैं कि आखिरी टाइम पे ढेर सारे क्वेश्चन बचा के रखेंगे कि OMR भरेंगे एक साथ, और उसमें बच्चों से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो प्लीज OMR एक साथ नहीं भरेंगे,
एक राउंड में तो आपने 40 क्वेश्चंस के फोर्स में भरेंगे, और जब आप सेकंड राउंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हर क्वेश्चन को साथ साथ आप ओएमआर भरते चलेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। और ध्यान रखेंगे आखिरी 10 या 15 मिनट पहले आपकी प्रॉपर ओएमआर भरी होनी चाहिए। फिर एक एक क्वेश्चन ओएमआर भर रहे हैं, लास्ट के लिए ओएमआर में आप क्वेश्चन भरने से ना आप वेट ना करें, आखिरी समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन ना छोड़ें। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ें। जल्दबाजी में देखिए, हो सकता है कि जल्दबाजी में 2 क्वेश्चन, अगर आप समय जल्दबाजी करेंगे तो 2 क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे, लेकिन आप देखिए जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे वो आपका दूसरा या तीसरे टर्म में होगा, मतलब उनमें आने के चांसेस मुझे पहले से ही कम थे, लेकिन उस क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए जल्दबाजी में जो श्योरिटी से आने वाले क्वेश्चन है अगर वो गलत हो गए तो मैं बहुत पछताने वाला हूँ, राइट। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, भले ही आपके कुछ 10 सेकेंड एक्स्ट्रा क्यों ना लग जाए। समय का ध्यान रखेंगे, टाइम मैनेजमेंट करिएगा, सभी विषयों को बहुत इंपॉर्टेंट देनी है। यस, आपका जो स्ट्रांग है उसको और अच्छा करेंगे और जो थोड़ा कम है उसको भी साथ साथ आपको समय देना है। सबसे बड़ी बात है, आखिरी टाइम पे बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे, ऐसे किसी भी ना ज़्यादा लोगों से मिलेंगे ना बातें करेंगे और आसपास की बातों से थोड़ा दूर रहेंगे। आप अगर इस तरीके से मैनेज करेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा नीट का पेपर दे के आने वाले हैं। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, मुझे आप पर भरोसा है और आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं इसको यहाँ अंत करूँगा। ऑल दी बेस्ट।